नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में जहां पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में गीता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ था, तो वहीं आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का दूसरा दिन है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़कर लोगों को गीता का संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गीता बिना किसी स्वार्थ के जीने का संदेश देती है और ये महान संदेश हरियाणा की धरती कुरुक्षेत्र पर दिया गया है, जिस पर हमें गर्व है। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब से सत्ता संभाली तब से प्रदेश में महापुरुषों की जयंतियां मनाने की परंपरा शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाने की कवायद शुरू की थी, जो आज अन्य देशों में भी मनाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आज दूसरा दिन है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने लोगों को गीता का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जा रहा है और आज महोत्सव का दूसरा दिन है, जिसमें गीता पर शांति, सौहार्द और भाईचारे पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता बिना किसी स्वार्थ के जीने का संदेश देती है और ये महान संदेश हरियाणा की धरती कुरुक्षेत्र पर दिया गया है, जिस पर हमें गर्व है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमें गर्व है कि हम भारत के एक छोटे से प्रदेश हरियाणा का हिस्सा है, जहां पर 5160 साल पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। उन्होंने कहा कि गीता के पहले श्लोक में ही कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र की संज्ञा दी गई और इसी धर्म भूमि कुरुक्षेत्र से श्री कृष्ण ने कर्मयोग का संदेश भी दिया था। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गीता सभी के लिए सद्भावना का ग्रंथ है और किसी एक के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। ये किसी जाति और धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए है। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में उपस्थित सभी अतिथियों और आयोजकों को अपनी ओर से गीता महोत्सव के साथ साथ सेमिनार को आयोजित करने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आज हरियाणा सरकार की मनोहर नीतियों के कारण ही अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में फरीदाबाद में शनिवार को एचएसवीपी कन्वेंशन सेंटर में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नई पॉलिसी के तहत पुस्तकों के पेज और कागज की गुणवत्ता के साथ रेट निर्धारित किए जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शनिवार को एचएसवीपी कन्वेंशन सेंटर में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई, जिसमें कुल 14 परिवार विभिन्न विभागों से संबंधित रखे गए, जिनमें से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 12 परिवारों का निपटान किया। आज आकर के और केवल इसी कार्यक्रम के लिए मैं आया हूँ। कुल 14 ग्रीवेंसेस आज की मीटिंग में थी, जिसमें से 2 ग्रीवेंसेस तो कुछ विषय अभी डिसाइड नहीं हो पाए, उसको अगली मीटिंग के लिए डेफर किया है, पोस्टपोन किया उसको। और बाकी 12 में जो निर्णय हमने दे दिए, उसके अंदर एक जगह तो नवादा माजरी जो सेक्टर 49 वहाँ पर एसटीपी जो है वो पास किया है, एसटीपी लगाया जाएगा, ताकि वहाँ की जो समस्या है उसका परमानेंट हल वो निकाला जा सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि निजी स्कूल विद्यार्थियों को पुस्तकों की बिक्री मनमाने ढंग से न कर पाएं, इसके लिए सरकार की ओर से पॉलिसी लागू की जाएगी, ताकि अभिभावकों को आर्थिक रूप से परेशानी न हो। नई पॉलिसी के तहत पुस्तकों के पेज और कागज की गुणवत्ता के साथ रेट आधारित किए जाएंगे और प्रदेश स्तर पर पुस्तकों के चार्ट बनाकर आम जन को जानकारी दी जाएगी।
प्राइवेट स्कूलों में कुछ शिकायतें मिल रही थी, खास करके किताबों का, और पैसा जो मनमाना वसूल करते थे और अपने ही परिसर में अपनी दुकानें खोलते थे। किताबें कुछ तो एनसीईआरटी की लगती हैं, एनसीईआरटी की तो लेते ही हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ किताबें थोपी जाती हैं। अब हमने उनको कहा कि जो रेट्स हैं उसके ऊपर एक कैप लगा देंगे कि इससे ज़्यादा, यानी किताब के साइज के, नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से, और एक रेट तय करेंगे कि उसमें उससे ज़्यादा नहीं बेच सकते वो, उससे नीचे में कोई बेचना चाहे ठीक है। हमारे अपनी जो कॉस्ट आती है सरकारी, उसमें थोड़ा बहुत अगर जोड़ना भी होगा तो प्रॉफिट का मानो 5-10% उनका जोड़ेंगे, लेकिन एक कैप लगा करके सबको सर्कुलर करेंगे ताकि रेट्स जो है वो मन माने वसूल ना कर सके। फीस के मामले में भी कुछ शिकायत स्कूल वालों की ओर से थी, उसका भी हम पॉलिसी बना करके कि फीस कितनी ले सकते हैं। जो फार्म नंबर 6 में भर के देते हैं वो कम से कम बच्चे का जो वो स्ट्रीम, यानी पहली से 5वीं या छठी से 8वीं, अलग अलग स्ट्रीम के लिए एक ही समय जो फीस भर के देंगे उस बच्चे की उस समय तक तो वही लेनी है। नई स्ट्रीम में जाने के बाद बढ़ा सकते हैं, बच्चे को पढ़ाना होगा तो नए उसकी घोषित जो फीस है उसके हिसाब से एडमिशन कराएंगे। वहीं बैठक में एक परिवार पर निजी स्कूल द्वारा अभिभावकों से पुस्तकों के अधिक रेट लेने पर मुख्यमंत्री ने सेकेंडरी शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अंशद सिंह ने फोन पर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के अभिभावकों के आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए पॉलिसी बनाने के आदेश दिए। साथ ही निजी स्कूल के निर्धारित स्लैब के रूप में फीस लेने के लिए भी आदेश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP के तहत पूर्व में अलॉट किए गए साइज के विवादों के निपटान के लिए जल्द प्रभाव से करने के आदेश संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने HSVP के मुख्य प्रशासक से फोन पर बातचीत करते हुए निर्देश दिए कि पॉलिसी बनाएं कि HSVP में जिन भी प्लॉट धारकों के प्लॉट 20% से कम या ज्यादा है, उन्हें आवेदक की डिमांड अनुरूप सही साइज के प्लॉट रीलॉट किया जाए, जिससे प्रदेश के सभी ऐसे प्लॉट धारकों को राहत पहुंचेगी। कोई एक प्लॉट HSVP ने अलॉट किया था तो 209 वर्ग गज का वो प्लॉट था, लेकिन आज मौके पर ये सामान्यतः होता है क्योंकि बड़े जो सेक्टर होते हैं उसमें आखिरी प्लॉट जो बचते हैं या तो साइज से ज़्यादा बच जाता है या साइज से कम बचता है। तो एक प्लॉट था वो साइज से काफ़ी कम हो गया, 209 मीटर की बजाय वो 135 मीटर का ही बचा। अब उसको अल्टरनेटिव प्लॉट देने की स्कीम होती है, वो नहीं दिया जा रहा था। उसमें पॉलिसी में कुछ कमियां थी। मैंने बात करके अधिकारियों से कहा कि नई पॉलिसी बना के ऐसे सब लोगों को जिनका साइज के कारण से प्लॉट रिप्लेस करना, यानी उसको सब्स्टिट्यूट प्लॉट देना है, तो उसका तुरंत जो है सारे फैसले, 100 से ऊपर फैसले यहाँ के हैं, वो सारे एक साथ कर लिए जाएंगे। और मुझे लगता है कि उसको जल्दी ही रिकमेंड करके यहाँ से उन्होंने भेज दिया है और जल्दी उसका सबका समाधान हो जाएगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सीएम विंडो पर बेवजह की शिकायतों करने वालों के कारण अधिकारियों को कार्य करने में परेशानी होती है। ऐसे में सीएम विंडो पर अब एक ही फोन नंबर से 20 से ज्यादा शिकायतें लगाने वालों की मॉनिटरिंग की जाएगी। परिवेदना समिति की बैठक में एक परिवादी पवन कुमार की ओर से निरंतर विभिन्न विभागों के खिलाफ की जा रही शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की कार्यों में बेवजह की शिकायतें ठीक नहीं है। ऐसे में शिकायतकर्ता की समस्या को समझते हुए समाधान किए जाएंगे। उन्होंने फरीदाबाद शहर के डबुआ कॉलोनी में जमीन चिन्हित कर आवश्यकता अनुसार STP बनाने के भी आदेश दिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो सीएम विंडो में हैबिचुअल होकर के और बहुत संख्या में और सीएम विंडो लगाते हैं। मुझे लगता है कि वो सीएम विंडो का एक दुरुपयोग करने के लिए और बल्क में लगाते हैं ताकि अधिकारी जो है वो परेशान रहें। ऐसा एक ग्रुप ध्यान में आया है। हमने कहा कि पिछले 6 महीने में उनकी जितनी कंप्लेंट्स आई है, अगर किसी एक फोन नंबर से 20 से ज़्यादा कंप्लेंट आती है तो उसको हम डिबार कर देते हैं, उसको चेक कर देते हैं कि उस जगह से वो व्यक्ति भी और वो फोन भी, दोनों को हम डिबार कर देते हैं। तो ये हमने आज एक केस में उनको बताया है। एक महिला का वो शिकायत थी कि ऑक्शन में प्लॉट बेचा गया, उसको प्लॉट नहीं मकान है, 123 गज का था, उसको 117 गज मिला है, लेकिन दोनों तरफ की वर्षन अलग अलग होने के नाते से SDM की देखरेख में कमेटी बनाई है, उनका फैसला करेंगे कि उसमें क्या सत्यता है, उस हिसाब से फैसला कर दें। BPTP का एक मसला था, तो BPTP के मसले में भी इसी प्रकार एक महिला को प्लॉट का अलॉटमेंट 2011 में उसने बुक कराया था, लेकिन उसकी अलॉटमेंट नहीं हुई थी और अभी उस टावर की OC उसको नहीं मिली है। उसकी पूरी जांच STP जो हमारे वो जो टाउन प्लानर STP वो उसकी पूरी जांच करेंगे और जांच करके
अगर वो उससे समाधान उनका हो जाता ठीक है, नहीं तो फिर बीपीटीपी के खिलाफ क्या क्या एक्शन हो सकते हैं ये डिपार्टमेंट को कहा है, वो डिपार्टमेंट उसकी जो है कार्रवाई करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय भारी उद्योग एवं ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा सहित कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए फरीदाबाद से मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल नागरिकों की भलाई के लिए कई बड़े कार्य कर रहे हैं। वहीं हरियाणा सरकार प्रदेश के युवाओं और अधिकारियों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कई बड़े फैसले लेती रहती है। इसी कड़ी में फरीदाबाद में राजस्व विभाग से जुड़े कानूनगो और पटवारियों को सम्मानित करने के लिए HSVP कन्वेंशन सेंटर में टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टैबलेट वितरित कर राजस्व कर्मचारियों को सम्मानित किया। देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के उत्थान के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है, जिससे प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ सके और हरियाणा की पहचान देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शनिवार को फरीदाबाद में राजस्व विभाग से जुड़े कानूनगो और पटवारियों को सम्मानित करने के लिए HSVP कन्वेंशन सेंटर में टैबलेट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कानूनगो और पटवारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और उन्होंने कानूनगो और पटवारियों को टैबलेट वितरित कर सम्मानित भी किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टैबलेट वितरण कार्यक्रम में डिजिटल सेवाओं के विस्तार को जनसेवा की दिशा में सराहनीय कदम बताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुगमता से जनसेवा की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसी उद्देश्य के साथ ही फरीदाबाद में गिरदावरी, क्षतिपूर्ति, परिवार पहचान पत्र के तहत जाति सत्यापन, इनकम वेरिफिकेशन सहित अन्य सरकारी सेवाओं का उपयोग कर इस टैबलेट के माध्यम से बेहतर स्वरूप से क्रियान्वित किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से जिला के कुल 41 कानूनगो और पटवारियों को टैबलेट वितरित किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने उन्हें सरकारी सेवाओं के क्रियान्वयन में प्रभावी तरीके से जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित भी किया। इस अवसर पर केंद्रीय भारी उद्योग एवं ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए फरीदाबाद से मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। हरियाणा प्रदेश में मनोहर सरकार नागरिकों की भलाई के लिए कई बड़े फैसले ले रही है, जिससे प्रदेश तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में मुखिया मनोहर लाल का मूल मंत्र है कि प्रदेश में योजनाओं का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य उद्देश्य है कि परिवार पहचान पत्र के जरिए जनता को सभी सुविधाएं घर बैठे मिल सके। मुख्यमंत्री का ये उद्देश्य जमीनी स्तर पर देखने को भी मिल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र को परिभाषित करते हुए परमानेंट प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल बताया है। देखिए। हरियाणा की वर्तमान सरकार के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जहां प्रदेश में चल रही योजनाओं का हरियाणा के नागरिक भरपूर लाभ उठा रहे हैं, जिससे खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा की मनोहर सरकार पिछले 8.5 साल से जन सेवा के भाव से जनता के कल्याण के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि वर्तमान की हरियाणा सरकार ने ये साबित कर दिया है कि शासन व्यवस्था में रहते हुए एक राजनेता जनसेवा के कार्यों को कर सकता है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता मेरा परिवार है और जनता की समस्याओं का हल करने, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए हमने व्यवस्था परिवर्तन के कई काम किए हैं। अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचने के लिए परिवार पहचान पत्र बनाया गया है, जिससे जनता को सभी सुविधाएं घर बैठे ही मिल रही है। इसीलिए परिवार पहचान पत्र की वास्तविक रूप से परिभाषा परमानेंट प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल है। परिवार के माध्यम से 12.5 लाख नए राशन कार्ड केवल दिसंबर महीने में बनाए गए हैं। वास्तव में आम जन को मनोहर सरकार की नीतियों से फायदा पहुंच रहा है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से बेरोजगारी दर को कम करने के लिए लगातार रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है।
और इसी कड़ी में हरियाणा के किसानों के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही। इसी के तहत प्रदेश में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसल की गिरदावरी भी करवाई जा रही है, जिससे ही जल्द से जल्द किसानों को पूरा मुआवजा दिया जा सके। इस दिशा में हरियाणा सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई है जिससे कि किसान अपनी फसलों की जानकारी खुद दे रहे हैं और इसके लिए सुरक्षा की पूर्ति पोर्टल काम कर रही है। पारदर्शिता के साथ काम कर रही मनोहर सरकार न केवल हरियाणा और हरियाणा के विकास को गति दी है, बल्कि देश भर में हरियाणा का नाम रोशन भी हो रहा है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जल संरक्षण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को जल संकट का सामना करना न पड़े। इन सबको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानी का सही उपयोग करने के लिए प्रदेश के नागरिकों से आह्वान किया, तो वहीं पानी के संग्रह के साथ साथ उसके प्रबंधन के लिए भी काम करने की अपील की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पानी ये हमारे लिए अमृत है। पानी हमारा, जल ही जीवन है, जैसा कहते हैं हमारा जीवन है। पानी के बिना कुछ नहीं है। शायद कुछ समय तक अन्न के बिना व्यक्ति रह सकता है, लेकिन जल के बिना नहीं रह सकता। जल उसका एक प्रवाह है, उसका एक साइकिल है, प्रकृति का साइकिल है। उसमें जल की हमको प्राप्ति होती है। प्राप्ति के साधन मुख्य रूप से वर्षा है। वर्षा भी एक हमारे क्षेत्र में वर्षा होती है और एक वर्षा मानो हमसे दूर पहाड़ों में होती है, तो पहाड़ों का जो एक पानी का प्रवाह है उसका हिस्सा हमको मिलता है। मोटे रूप से ये दो मात्राएं जो पानी को हमको मिलती हैं। अब उसके बाद उसका संग्रह होता है। संग्रह होता है, डैम्स में संग्रह होता है, फिर वो कहीं हमारे पॉन्ड्स हैं, हमारी झीलें हैं, रिचार्ज होकर के भूगर्भ में जाता है। तो जमीन के अंदर भी पानी का एक बहुत बड़ा संग्रह का भंडार है। अब ये संग्रह जो होता है, उस संग्रह का हम फिर बाद में उपयोग करते हैं। और वो जो उपयोग है, वो उपयोग हमको पता है कि जैसे मुख्य रूप से पीने के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं, खेती सिंचाई के लिए करते हैं, उद्योग के लिए करते हैं, और अन्य हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं के लिए हम करते हैं। संयोग ऐसा है कि पीने का तो हर एक जीव को पानी चाहिए, चाहे मनुष्य है, चाहे पशु है, कोई भी जानवर है, पक्षी है, हर छोटा बड़ा जीव उसको पानी पीने के लिए चाहिए। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा है जो पीने के अतिरिक्त और जो उसकी दिनचर्या की दैनिक आवश्यकताएं हैं वो भी पानी पर बहुत निर्भर करती हैं। हम स्नान भी करते हैं, हम कपड़े भी धोएंगे, हम वॉशरूम जाएंगे, वहां भी पानी की आवश्यकता होगी, हम अपना घर का फर्श भी साफ करेंगे, हम अपनी गाड़ी भी धोएंगे, हम अपने उद्योग में पानी ले जाएंगे। अब पानी की आवश्यकता पूर्ति करनी पड़ेगी। घर घर, हर घर जल, नल से जल, एक अभियान चलाया है। अब उसमें से कोई कहे कि पानी ज्यादा लगता है, ऐसा नहीं है। देखा जाए तो अगर सिस्टम कारगर हो गया तो उससे पानी बचेगा, क्योंकि जितने भी इससे पहले पानी का जो गांव में हम लगाते हैं, उसकी जो पोस्ट लगती है अलग से, उसके अंदर पानी अंधाधुंध चलता है, बिना रोक टोक के चलता है, नालियां भरी रहती हैं। गांव के अंदर तो पानी को चलाने के लिए नीचे भी खींचो या अपने वाटर वर्क से लाओ, जितना पानी है बहा दो, शाम को खाली करो, फिर भरो उसको। लेकिन उसका उपयोग करने के लिए अगर हमने हर घर नल से जल अगर ये किया है, तो पानी का उपयोग जितना उतना ही वो करेगा परिवार का आदमी। तो ऐसा इसका उपयोग भी हमको चेक करना पड़ेगा। पानी का उपयोग करने के लिए अगर भूमि ठीक नहीं है तो भी हमको कठिनाई होगी। कई जगह वाटर लॉगिंग हो गया है। अब वाटर लॉगिंग जो पानी वास्तव में ऊपर है, ऐसा नहीं कि नीचे चोए का पानी सब जगह से आ गया, वो पानी रिचार्ज होकर नीचे नहीं जा रहा। वहां मिट्टी की, भूमि की जो लेयर्स हैं उसमें कहीं गड़बड़ हुई है। अगर वहां भी आप ट्यूबवेल लगा करके पानी निकालना चाहेंगे, वाटर लॉगिंग ऊपर के एरिया में है, नीचे आपको 60 फुट से 50 फुट से नीचे पानी, अच्छा पानी मिलेगा नहीं। पानी हमारे लिए इतना कम ना हो जाए कि अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी हमको कहीं कहे कि हमारे पूर्वज जो है वो, उनको कोई समझ नहीं थी, अकल नहीं थी। तो जैसे हमें पानी जो है विरासत में यहाँ तक मिला है, हम अगली पीढ़ी को भी पानी विरासत में दे करके जाए। तो चलिए
अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज की विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही जवाब है बी, 23 सितंबर 2018। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं करनाल से दिव्या दत्ता। दिव्या, आपको बहुत बहुत बधाई। फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है लिखराज सिंह, जो कि फरीदाबाद से हरियाणा रोडवेज में जीएम के पद पर काबिज हैं। सुनिए। अभी हाल ही में सरकार के द्वारा ये हिदायत जारी हुई थी कि भाई जो मेल सीनियर सिटीजन हैं, पहले हम उनको 65 के बाद सुविधा देते थे, लेकिन अब सरकार ने 65 से 60 वर्ष आयु कर दी है। तो वो ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद हमारे को जो हिदायत है वो 24 घंटे में उसका पास जारी करने की है। अगर वो सभी औपचारिकताएँ पूर्ण करता है तो हम उसी के अनुसार सभी का जो है लगभग 8 से 10 घंटे में बना देते हैं, लेकिन हिदायत जो है वो 24 घंटे की है। हम सुबह एक बार सुबह आते ही देख लेते हैं जिन्होंने रात को अप्लाई किया होता है, जिन्होंने दिन में अप्लाई किया था एक बार उसको सुबह शाम को जाते हुए 5 बजे सभी को सीनियर सिटीजन का पास बना के हम उनको जारी कर देते हैं। इसके अंदर जो है ऑनलाइन अप्लाई करना आता है, उसकी साइट ये है ebooking.hrtransport.gov.in। हमारे लगभग कोई 300 के आसपास पास बन चुके हैं और डेली 25 से 30 लोग अप्लाई करते हैं, 25, 30, 35। वो पास नीचे एसएस के पास ही पास रूम है, उसके अंदर आके ले जाते हैं। अभी तक जितने भी बने हुए हैं सभी ले गए हैं। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना कब शुरू की गई थी? ए, फरवरी 2020, बी, मई 2021, सी, जनवरी 2019, डी, जून 2022। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।